Good morning everyone. I am Akanksha Kandia and I am going to teach you Economics Class 12 Senior Secondary of NIOS Board Code 318. Today I am going to take chapter Consumers Equilibrium Part 2. It is in continuation with the Part 1 which I have taken in the last class. मैं आपको पहले एक बार रिकैप कर देती हूँ. लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में. मैंने आपको बताया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन लेवल, जो आपको आपकी इनकम एंड जो प्राइस किसी भी गुड्स को खरीदने से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है एक प्राइस देने पे, उसे कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. और वो उसमें इनकम और प्राइस दोनों इम्पॉर्टेंट है. और हमने पिछले बार देखा था TU-MU कॉन्सेप्ट और रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU, जो कि मैंने आपको एक शेड्यूल और एक ग्राफ के द्वारा बताया था. अब आज के चैप्टर को मैं कंटिन्यू करती हूँ. उस टॉपिक मैंने लिया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. लास्ट क्लास में मैंने आपको यूटिलिटी अप्रोच बताया था, उसी का ये कंटिन्यूएशन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. Now what is this law of diminishing marginal utility? ये बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है जो एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है. तो मैं चाहूँगी कि आप इसको बहुत इम्पॉर्टेंट मार्क कर ले. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है ये कभी कभी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जैसे जैसे आप कोई भी चीज़ कंज्यूम करते जाते हैं, चाहे वो ऑरेंज हो या कोई इवन व्हेन यू फील थर्स्टी और व्हेन यू ड्रिंक वाटर, एक के बाद दूसरा ग्लास पिएंगे तो उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा जितना पहली ग्लास से मिला था, राइट? तो उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ये आप अपनी लाइफ में डे टू डे लाइफ में भी आप ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स देखते हैं कि जो चीज़ पहले बहुत अच्छी लगती है फिर एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, वो चीज़ आपको कम अच्छी लगती है और फिर कभी कभी बिल्कुल नेगेटिविटी भी आने लगती है, नेगेटिव हो जाता है, माइनस में चली जाती है, वो चीज़ पसंद ही नहीं आती है. तो वही चीज़ को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग. ओके, दिस इज लॉ. You may copy it in your register. ठीक है, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ती जाती है किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने की, हमें जो सेटिस्फैक्शन है, मार्जिनल यूटिलिटी का एक सेकंड वर्ड आप समझ लीजिए सेटिस्फैक्शन लेवल, वो क्या होता है, वो हमेशा धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है हर सक्सेसिव यूनिट के साथ. अब ये लॉ के साथ कुछ अजम्पशंस हैं. ठीक है, क्या है अजम्पशंस, हमें ये अजम्पशंस को समझना पड़ेगा. सबसे पहले तो है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं. इकोनॉमिक्स में हर चीज़ मेजरेबल होती है, इवन आपका सेटिस्फैक्शन लेवल भी आप नंबर दे सकते हैं. तो यूटिलिटी, सबसे पहले यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, या हमने अज्यूम कर लिया, उसको 10 मार्क्स दे दिया, 9 मार्क्स दे दिए, 8 मार्क्स दे दिए, सो दैट इज नंबरिंग. सेकेंड इज क्वालिटी शुड नॉट चेंज. ओके, नाउ इफ़ यू आर ड्रिंकिंग वाटर और इफ़ यू आर ईटिंग एन ऑरेंज, हम ऑरेंज का एग्जाम्पल लिया था हमने लास्ट क्लास में. बाय चांस पहला ऑरेंज काफ़ी खट्टा है तो क्या होगा, वो उतना सेटिस्फैक्शन नहीं देगा. सेकंड ऑरेंज बहुत मीठा है तो वो उतना सेटिस्फैक्शन उससे ज़्यादा देगा, तो वहाँ लॉ नहीं चलेगा. तो आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि क्वालिटी चीज़ का, प्रोडक्ट का क्वालिटी सबका सेम हो. ठीक है. थर्ड, आपने अज्यूम किया कंजम्पशन शुड नॉट प्रोसीड एट इंटरवल. पहला ग्लास पानी या ऑरेंज आप 1 घंटे बाद पी रहे हैं, फिर दूसरे बाद 2 घंटे बाद ले रहे हैं. नो, दैट कैन नॉट बी देयर. तो ये भी हमने अज्यूम कर लिया कि कंजम्पशन शुड नॉट प्रोसीड एट इंटरवल्स. ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस. देन फोर्थ अजम्पशन इज कंज्यूमर शुड बी अ रैशनल पर्सन. ओके, रैशनल पर्सन का मतलब क्या है, मेंटली फिट पर्सन के ऊपर ही ये माना जाएगा. सपोज एक पर्सन ने अल्कोहल लिया हुआ है देन, और या कुछ भांग खाई हुई है, देन यू हैव सीन ड्यूरिंग होली एंड सच फेस्टिवल्स व्हाट हैपेंस, व्हेन अ पर्सन ड्रिंक मोर, he is irrational, he becomes irrational and what he consumes more and more after each successive unit. तो यहाँ ये 4 assumptions हम मान के चलते हैं. अब इसमें, इस लॉ में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. ठीक है,
एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब ये लॉ कहाँ अप्लाई नहीं होता है। अ माइजर इज नॉट अ गुड सब्जेक्ट। माइजर इज अ पर्सन, माइजर कौन होता है? एक कंजूस आदमी या लालची आदमी, यू कैन से। फॉर दैट पर्सन हमेशा सेटिस्फैक्शन उसको हर यूनिट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मिलता जाता है, तो उसके ऊपर ये अब लॉ अप्लाई नहीं हो सकता, तो ये एक्सेप्शन है। सेकेंड, अ कलेक्टर ऑफ रेयर आर्टिकल्स लाइक स्टैम्प, कॉइन्स एक्सेट्रा। अगर आपकी कोई हॉबी है तो ज़रूरी नहीं कि पहला कॉइन आपने कलेक्ट किया तो उसके बाद सेकेंड वाला हो सकता है उससे भी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, क्योंकि ये आपकी हॉबी है, ठीक है। देन थर्ड, लॉ डज नॉट अप्लाई टू मेलोडी रेसिटल एंड ब्यूटिफुल सीनिक व्यू, ठीक है। जहाँ आपको एस्थेटिक प्लेजर मिल रहा है वहाँ पे ये लॉ नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि आप जैसे कोई ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनते हैं तो सेकंड सॉन्ग ज़रूरी नहीं है कि आपको सेटिस्फैक्शन लेवल कम दे, हो सकता है ज़्यादा ही मिले, तो इट डजेंट अप्लाई ऑन दीज 3 कंडीशंस। Clear? So this is a 5-mark question that can be asked and you have to give the definition with example. जैसा कि मैंने आपके वाटर या ऑरेंज का एग्जाम्पल दिया है, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं उस एग्जाम्पल को, assumptions बता सकते हैं एंड exceptions अगर पूछे जाएं तो assumptions भी बता सकते हैं। Okay? So this is the second topic of your chapter and now I am continuing with the ordinal utility approach, जो कि जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, हमारा यूटिलिटी अप्रोच 2 कॉन्सेप्ट्स हैं यूटिलिटी अप्रोच के। पहला यूटिलिटी अप्रोच एंड सेकंड इज कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक यू कैन कॉपी इज ordinal utility approach. Okay, in the last class we did discussed Marshall's utility approach. And second approach was ordinal utility approach. लास्ट क्लास में हमने कार्डिनल डिस्कस कर लिया था। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। Indifference curve. Now what is this indifference curve? लास्ट क्लास में मैंने आपको एक गुड्स से रिलेटेड बात बताई थी, एक प्रोडक्ट से बात बताई थी, isn't it? Now what is this indifference curve? And it was given by J.R. Hicks. J.R. Hicks. Okay. Sometimes in multiple choice question they may ask this thing. Now when a consumer consumes various goods and services, then there are some combinations which give him same satisfaction. Okay, and the graphical representation of such combination is termed as indifference curve. मतलब क्या है ये? Combinations बताता है। Suppose आपके पास 100 रुपीज़ है, अब आप 100 रुपीज़ को डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में आप हो सकता है, एक कॉम्बिनेशन ये हो कि आप 80 रुपीज़ अपने खाने पीने पे खर्च करें, 20 रुपीज़ आपके स्टेशनरी पेन पेंसिल पे खर्च करें। बी कॉम्बिनेशन हो सकता है कि वही 100 रुपीज़ को आप 50-50 कर दें, 50 रुपीज़ खाने पीने पे खर्च करें, 50 रुपीज़ आपके स्टेशनरी पे करें। थर्ड भी कॉम्बिनेशन बन सकता है खाने पीने पे कम हो और स्टेशनरी आइटम पे ज़्यादा हो। तो जितने भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं उसको हम एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Okay, so first of all you may write down what is an indifference curve. It is a curve that shows all those combination combinations of 2 goods which give equal satisfaction. Okay,
इसको अगर हम ड्रॉ करें कॉम्बिनेशंस को, या इसका एक शेड्यूल बना लेंगे पहले। कॉम्बिनेशंस गुड्स एक्स, यहाँ पे मैंने, आप चाहें तो फूड आइटम्स भी लिख सकते हैं, एंड गुड्स वाई। ओके, अब इसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकता है, ए बी सी डी। जैसे गुड्स एक्स पे 1 यूनिट कर रहे हैं आप, गुड्स बी पे वाई पे 8, देन सेकंड इस पे 2, इस पे 4, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 4, यहाँ पे 1। ओके, ये आपने एक अज्यूम कर लिया है नंबरिंग कि हमें गुड्स एक्स के कॉम्बिनेशन, हमें 1 यूनिट हमने एक्स पे स्पेंड किया तो 8 यूनिट्स वाई पे, यहाँ पे 2 यूनिट्स हमने कॉम्बिनेशन एक्स पे किया तो 4 यूनिट्स वाई पे। ओके, सो वी कैन ड्रॉ दिस, एंड व्हेन वी ड्रॉ दिस वी गेट एन इंडिफरेंस कर्व। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, और इसमें चारों में आपको एक मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मिल रहा है। सिंपली है कि आपने 4 कॉम्बिनेशंस बना लिए कि मैं अपना मनी इस रेशियो में स्पेंड कर सकता हूँ 2 गुड्स पे। तो जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ इस तरह से बन जाता है, 1 2 3 4। ये कॉम्बिनेशंस है, ये गुड्स एक्स के, गुड्स एक्स। देन y एक्सेस पे हमने गुड्स y ले लिया है, इसमें 1 2 4 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, आप इसको ग्राफिकली जब बनाएंगे, ओके, यहाँ पे आप लिख लीजिए गुड्स वाई। सो पहला यूनिट लिया 8 पे आया, ठीक है। सेकेंड यूनिट में 4 कॉम्बिनेशन बना। थर्ड यूनिट एक्स गुड का लेते हैं, y2 हो जाता है, एंड 4 पे 1 हो जाता है, ठीक है। तो जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो एक कर्व टाइप का बन के सामने आता है। ओके, दिस टाइप ऑफ कर्व कम्स एंड दिस इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। इसको प्रॉपरली बनाया जाए। ओके, and these you can write down A combination, B combination, C combination and D combination. Clear? So simply you have to understand कि 2 गुड्स लिए हैं हमने इसमें कंपेयर टू कार्डिनल अप्रोच, और यहाँ पे 2 गुड्स को जब हम कॉम्बिनेशन में रखते हैं तो जो सेटिस्फैक्शन लेवल हमको मिलता है हर कॉम्बिनेशन के साथ, उसी को हमें ड्रॉ किया है, एंड दिस इज योर इंडिफरेंस कर्व। ओके, इसमें और दूसरी चीज़ें भी आती हैं जैसे बजट लाइन, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, बजट लाइन, बट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कर्व। नाउ जस्ट यू कैन नोट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑल्सो। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब आप ये इस कर्व से निकाल सकते हैं कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले देखिए, इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इसका जो फिगर है वो कॉन्वेक्स है, ठीक है। यहाँ से ऐसा जब जाता है तो उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, और जब आपका कर्व ऐसा बनता है तब वो कॉनकेव होता है, जैसा कि पीपीसी कर्व था।
तो पहला ये कॉन्वेक्स होता है, इट इज कॉन्वेक्स टू इट्स ओरिजिन। Number 2, it slopes downward, slopes downward. And number 3, higher indifference curve represent higher level of satisfaction. Higher level of satisfaction. तो ये 3 पॉइंट्स हमारे प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं और इस तरह से ये आपका पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आंसर तैयार हो जाता है, जहाँ पे आपने डेफिनेशन बता दिया, कॉम्बिनेशंस बता दिया, कर्व बता दिया और प्रॉपर्टीज़ बता दी। ओके, 5 to 6 मार्क्स क्वेश्चन ये कवर करता है। एंड विद दिस द चैप्टर इज ओवर and I want you all to do a homework. आप एक होमवर्क नोट कर सकते हैं। You may note down the conditions of consumers equilibrium in indifference approach. State the conditions in consumers indifference curve approach. मतलब आपको वो conditions बताना है जिसमें आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम indifference curve में होता है। I hope the topic is clear to all of you. Thank you so much for watching me.